है, उनके आधार पर हम ये डिकोड करेंगे कि तरंगे या वेव्स असल में काम कैसे करती हैं। मतलब स्टेडियम की लहरों से लेकर गणित के उन भारी भरकम फॉर्मूलों और प्राचीन मंदिरों से निकलने वाले संगीत तक हम सब कुछ कवर करेंगे। मुझे लगता है ये स्टेडियम वाला उदाहरण एकदम सटीक है, क्योंकि ये तरंगों को लेकर जो सबसे बड़ी गलतफहमी है उसे दूर कर देता है। आम जीवन में जब हम कहते हैं कि कोई चीज चल रही है, तो हमें लगता है कि कोई पदार्थ एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। जैसे नदी में पानी बहता है, लेकिन तरंगों के विज्ञान में ऐसा नहीं होता। स्रोत बहुत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि तरंग केवल ऊर्जा और संवेग का संचरण है। इसमें माध्यम के कण या द्रव्य का स्थानांतरण बिल्कुल नहीं होता। इसका मतलब है कि जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से निकली हवा के कण सुनने वाले के कान तक नहीं जाते। ये तो बिल्कुल डोमिनोज के गिरने जैसा है ना? बिल्कुल सही पकड़ा। अगर हम डोमिनोज की एक लंबी कतार खड़ी कर दें और पहले वाले को धक्का दें, तो वो दूसरे को गिराएगा और दूसरा तीसरे को। हाँ, जो डिस्टर्बेंस है वो तो आखिरी सिरे तक पहुंच गया, लेकिन पहला डोमिनो अपनी ही जगह पर गिरा पड़ा है। वो चलकर अंत तक नहीं गया। एकदम सही। माध्यम के कण अपनी जगह पर ही दोलन करते हैं, वे तरंग के साथ आगे नहीं बढ़ते। और ये ऊर्जा किस तरह आगे बढ़ती है, इसके आधार पर वैज्ञानिक तरंगों को मुख्य रूप से दो हिस्सों में बांटते हैं। अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंगे। सही। सुनने में ये शब्द थोड़े भारी लग सकते हैं, लेकिन मुझे पता है कि इनका काम करने का तरीका बहुत दिलचस्प है। हाँ, अगर हम अनुप्रस्थ तरंगों या ट्रांसवर्स वेव्स की बात करें, तो इसे ऐसे सोचा जा सकता है जैसे किसी ने एक लंबी रस्सी का एक सिरा दीवार से बांध दिया हो और दूसरे सिरे को अपने हाथ से पकड़कर तेजी से ऊपर नीचे झटक रहा हो। रस्सी में जो लहर बनती है वो आगे की तरफ जाती है। बिल्कुल, लेकिन रस्सी के कण खुद ऊपर नीचे डोलते हैं, मतलब लंबवत या परपेंडिकुलर दिशा में। इसी से लहर का सबसे ऊपरी हिस्सा यानी श्रृंग और सबसे निचला हिस्सा यानी गर्त बनता है। प्रकाश की तरंगें इसी तरह चलती हैं। हाँ, अगर स्प्रिंग को सीधा खींचकर छोड़ दिया जाए तो उसके छल्ले ऊपर नीचे नहीं बल्कि आगे पीछे उसी दिशा में कंपन करते हैं जिस दिशा में लहर जा रही है। मतलब समानांतर या पैरेलल दिशा में। जब स्प्रिंग के छल्ले पास आते हैं तो उस हिस्से को संपीड़न कहते हैं, और जब वे दूर जाते हैं तो उसे विरलन कहते हैं। और हमारी आवाज या ध्वनि तरंगें इसी संपीड़न और विरलन के सिद्धांत पर काम करती हैं। हवा के कण दबते और फैलते हुए ऊर्जा को आगे धकेलते हैं। ये तो हो गई बात कि तरंगे क्या हैं और कैसे चलती हैं, लेकिन भौतिकी सिर्फ कल्पनाओं पर तो रुकती नहीं। वैज्ञानिकों को हर चीज नापने की आदत होती है। सही बात है। अगर हमें इस अदृश्य ऊर्जा को कागज पर उतारना हो तो कुछ शब्दों का सहारा लेना पड़ता है, जैसे आयाम, तरंगदैर्ध्य, आवर्तकाल और आवृत्ति। इन शब्दों को समझना बहुत आसान है। मान लीजिए कोई समुद्र की लहरों को देख रहा है। लहर अपनी सामान्य सतह से कितनी ऊंची उठती है उसे आयाम या एम्पलीट्यूड कहते हैं। हाँ, ये तरंग की ताकत या अधिकतम विस्थापन को दर्शाता है। फिर दो लगातार ऊंची लहरों के बीच की जो दूरी होती है उसे तरंगदैर्ध्य या वेवलेंथ कहते हैं। आसान शब्दों में एक पूरी लहर की लंबाई। और आवर्तकाल वो समय है जो उस एक पूरी लहर को गुजरने में लगता है। बिल्कुल। और आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी बस ये बताती है कि एक सेकंड में ऐसी कितनी लहरें किसी एक बिंदु से गुजर रही हैं। अगर एक सेकंड में 10 लहरें निकली तो आवृत्ति 10 हर्ट्ज हो गई। और यहीं से विज्ञान इस भौतिक दुनिया को गणित की भाषा में पिरोता है। हमारे स्रोत प्रगामी तरंग को दर्शाने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प समीकरण का जिक्र करते हैं। हाँ, वो समीकरण है y of x, t = a sin kx - ओमेगा t + phi। अरे बाप रे, थोड़ा रुकते हैं। ये समीकरण देखकर किसी का भी सिर घूम सकता है। मतलब ये तो किसी रहस्यमय कोड जैसा लग रहा है। थोड़ा डरावना लगता है, लेकिन असल में ये बहुत सरल है। ये समझ में आता है कि इसमें a आयाम है, x जगह बता रहा है और t समय बता रहा है। लेकिन ये फाई, जिसे कला या फेज कहा जाता है, ये यहाँ क्या कर रहा है? इसे एक दौड़ के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए दो धावक बिल्कुल एक जैसी गति से दौड़ रहे हैं। दोनों की दौड़ने की शैली एकदम समान है। ठीक है। लेकिन अगर एक धावक ने दौड़ शुरू होने की लाइन से थोड़ा आगे से दौड़ना शुरू किया हो, तो क्या वे दोनों कभी एक साथ कदम रखेंगे? नहीं, उनके कदमों के बीच हमेशा एक अंतर रहेगा। बस तरंगों के मामले में यही शुरुआती स्थिति कला या फेज कहलाती है। ये समीकरण असल में एक ब्लूप्रिंट है
जो बताता है कि समय के किसी भी हिस्से में तरंग का कौन सा कण कहाँ मौजूद होगा। अरे वाह, ये दौड़ वाला उदाहरण बहुत सटीक है। और इस समीकरण में एक और जादुई चीज छुपी है जिस पर मेरा ध्यान गया। कौन सी? अगर हम समीकरण के kx ओमेगा t वाले हिस्से को देखें तो इसमें जो माइनस का निशान है वो कोई मामूली गणितीय चिन्ह नहीं है। स्रोत बताते हैं कि ये माइनस का निशान चीख चीख कर ये घोषणा कर रहा है कि तरंग दाईं ओर सफर कर रही है। बिल्कुल सही पकड़ा। अगर वहां प्लस होता तो लहर बाईं ओर जारी होती। ये सोचना कितना अद्भुत है कि गणित का एक छोटा सा चिन्ह पूरी दिशा और गति को अपने अंदर समेटे हुए है। यही तो गणित और भौतिकी का असली सौंदर्य है। अब जब हम दिशा और गति तक आ ही गए हैं तो ये सवाल उठना लाजमी है कि कोई तरंग आखिर कितनी स्पीड से चलती है। हम जानते हैं कि सामान्य सूत्र चाल बराबर आवृत्ति गुणा तरंग दैर्ध्य होता है, लेकिन किसी माध्यम में तरंग की चाल मुख्य रूप से उस माध्यम के दो गुणों पर निर्भर करती है, प्रत्यास्था और जड़त्व, है ना? यानी गाड़ी कितनी तेज चलेगी ये सिर्फ गाड़ी पर नहीं बल्कि सड़क की बनावट पर निर्भर करता है। एकदम सटील एनालॉजी है। और इसी चाल को नापने के चक्कर में विज्ञान के इतिहास की एक बहुत बड़ी और मशहूर बहस हुई थी। सर आइजैक न्यूटन बनाम पिएरे सिमोन लाप्लास। सच कहूं तो ये बहुत कम लोग जानते हैं कि महान न्यूटन ने भी ध्वनि की चाल की गणना करने में एक बहुत बड़ी गलती की थी। जी हाँ, न्यूटन ने जब हवा में ध्वनि की चाल का गणित लगाया तो उन्होंने माना कि ये एक समतापी प्रक्रम या आइसोथर्मल प्रोसेस है। मतलब उनका सोचना था कि जब ध्वनि हवा से गुजरती है और हवा के कणों को दबाती है तो जो थोड़ी बहुत ऊष्मा पैदा होती है वो आसानी से आसपास के वातावरण में फैल जाती है। हाँ, और तापमान समान रहता है। इस धारणा के आधार पर उन्होंने जो स्पीड निकाली वो लगभग 280 मीटर प्रति सेकंड आई। लेकिन वास्तविक प्रयोगों में ध्वनि की चाल तो लगभग 331 मीटर प्रति सेकंड पाई गई थी। बिल्कुल। तो न्यूटन के गणित और असलियत में करीब 50 मीटर प्रति सेकंड का अंतर था। अगर हम इस पर थोड़ा तार्किक रूप से विचार करें तो न्यूटन की गलती पकड़ में आती है जब हवा के कण ध्वनि के कारण तेजी से संपीड़ित होते हैं। जैसे किसी साइकिल के पंप को तेजी से दबाने पर वो गर्म हो जाता है, ऊष्मा तो पैदा होती ही होगी। बहुत उम्दा विश्लेषण। लाप्लास ने बिल्कुल यही बात पकड़ी थी। उन्होंने कहा कि ध्वनि की स्पीड इतनी ज्यादा है कि उस पैदा हुई ऊष्मा को बाहर निकलने का या ठंडे होने का समय ही नहीं मिलता, तो वो ऊष्मा वहीं कैद रह जाती है। हाँ, और लाप्लास ने दुनिया को बताया कि ध्वनि का चलना समतापी नहीं बल्कि रुद्धोष्म प्रक्रम या एडियाबैटिक प्रोसेस है, जहां ऊष्मा का कोई आदान प्रदान नहीं होता। और फिर लाप्लास ने न्यूटन के सूत्र में हवा की विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात, जिसे गामा कहते हैं, वो जोड़ दिया। सही कहा। और जैसे ही ये छोटा सा सुधार हुआ, गणितीय उत्तर बिल्कुल 331 मीटर प्रति सेकंड आ गया, जो प्रयोगों से एकदम मेल खाता था। विज्ञान की यही बात सबसे अच्छी है। यहाँ कोई भी नाम प्रयोगों और सच्चाई से बड़ा नहीं होता, चाहे वो न्यूटन ही क्यों न हो। बिल्कुल। और ध्वनि की चाल के इसी सिद्धांत से ये भी स्पष्ट हो जाता है कि ध्वनि ठोस चीजों में सबसे तेज क्यों चलती है। क्योंकि ठोसों का प्रत्यास्था गुणांक हवा या पानी की तुलना में बहुत अधिक होता है। वे झटके को बहुत तेजी से आगे ट्रांसफर कर देते हैं। हाँ, और ठोसों में ध्वनि की सद्भुत गति का एक बहुत ही शानदार ऐतिहासिक उदाहरण हमारे पास मौजूद है, तमिलनाडु का नेल्लैयप्पर मंदिर। अरे हाँ, वो तो वास्तुकला का एक चमत्कार है। उस मंदिर में ग्रेनाइट पत्थर के नक्काशीदार खंभे हैं जिन्हें म्यूजिकल पिलर्स कहा जाता है। उन ठोस पत्थरों को थपथपाने पर सा रे गा मा जैसे शुद्ध सांगीतिक स्वर निकलते हैं। ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि न्यूटन और लाप्लास के इन जटिल समीकरणों को कागज पर लिखे जाने से सदियों पहले प्राचीन भारतीय कारीगरों को पत्थरों की प्रत्यास्थता, उनके घनत्व और ध्वनि तरंगों के बीच के रिश्ते का इतना गहरा और व्यावहारिक ज्ञान था। सच में उन्होंने गणित को पत्थरों में तराश दिया था। ये हमारी समृद्ध वैज्ञानिक विरासत का एक बहुत ही पुख्ता प्रमाण है। अब तक की चर्चा में हमने एक अकेली तरंग के सफर को गहराई से समझा है, लेकिन प्रकृति में तरंगें कभी अकेले सफर नहीं करती। वे एक दूसरे से टकराती हैं, आपस में घुलती मिलती हैं। हाँ, और भौतिकी में इसे तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहा जाता है। जब दो तरंगे एक ही समय पर एक ही जगह से गुजरती हैं तो उनका कुल प्रभाव उनके अलग-अलग विस्थापनों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसे अगर हम रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर देखें तो ये दो दोस्तों के झूला झूलने जैसा है। वो कैसे? मान लीजिए एक बच्चा झूले पर है,
अगर दो दोस्त एक ही समय पर एक ही दिशा में झूले को धक्का दें तो उनकी ऊर्जा जुड़ जाएगी और झूला बहुत ऊपर तक जाएगा। एकदम सही। तरंगों की भाषा में इसे संपोषी अध्यारोपण या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं, जहां दो तरंगों के श्रृंग एक साथ मिलते हैं और एक बहुत बड़ा आयाम बना लेते हैं। लेकिन इसका उल्टा भी उतना ही सच है। अगर वही दो दोस्त झूले को विपरीत दिशाओं से यानी आमने सामने खड़े होकर बराबर ताकत से धक्का दें तो क्या होगा? झूला बीच में ही रुक जाएगा। हाँ, क्योंकि दोनों की ऊर्जा एक दूसरे को काट देगी। इसे विनाशी अध्यारोपण या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। इसमें एक लहर का श्रृंग दूसरी लहर के गर्त से मिलता है और परिणाम शून्य हो जाता है। और ये विनाशी अध्यारोपण सिर्फ एक थियोरी नहीं है, हम इसका रोज इस्तेमाल करते हैं। सुनने वालों ने नॉइज कैंसलिंग हेडफोन्स के बारे में तो सुना ही होगा, जो आजकल इतने लोकप्रिय हैं। बिल्कुल, वे इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। जब बाहर के शोर की कोई लहर हेडफोन तक पहुंचती है तो हेडफोन के अंदर का सिस्टम तुरंत उसकी पहचान कर लेता है और फिर बिल्कुल उसी आकार की लेकिन उल्टी दिशा वाली एक नई लहर पैदा कर देता है। दोनों लहरें हवा में टकराती हैं, एक दूसरे को खत्म कर देती हैं और कानों तक सिर्फ सन्नाटा पहुंचता है। यह विज्ञान के व्यावहारिक उपयोग का एक बेहतरीन उदाहरण है। तरंगों के टकराव की एक और दिलचस्प स्थिति तब बनती है जब वे किसी दूसरी तरंग से नहीं बल्कि किसी ठोस दीवार या परिसीमा से टकराती हैं। इसे तरंगों का परावर्तन या रिफ्लेक्शन कहते हैं ना? हाँ, जब कोई लहर किसी दृढ़ परिसीमा जैसे पक्की दीवार से टकराती है तो वो पलट जाती है। इसका मतलब है कि अगर रस्सी में हमने ऊपर की तरफ लहर भेजी है तो दीवार से टकराने के बाद वो नीचे की तरफ से वापस लौटेगी। बिल्कुल। गणित की भाषा में कहें तो इसकी कला या फेज में 180 डिग्री का बदलाव आ जाता है। लहर पूरी तरह से उलट जाती है। लेकिन अगर वही परिसीमा खुली हो तो परिणाम अलग होता है। कल्पना कीजिए कि रस्सी दीवार से नहीं बल्कि एक ऐसे छल्ले से बंधी है जो एक चिकने खंबे पर ऊपर नीचे आसानी से फिसल सकता है। तो जब लहर उस छल्ले तक पहुंचेगी तो छल्ला ऊपर उठ जाएगा और लहर बिना पलटे जिस रूप में गई थी उसी रूप में वापस आ जाएगी। मतलब यहाँ कला में कोई बदलाव नहीं होता और तरंगों के इसी परावर्तन, टकराने और उलटने के खेल से भौतिकी का सबसे सुरीला अध्याय जन्म लेता है, अप्रगामी तरंगे और संगीत का विज्ञान। सही कहा। अप्रगामी तरंगें या स्टैंडिंग वेव्स तब बनती हैं जब दो बिल्कुल एक जैसी तरंगें विपरीत दिशाओं से आकर मिलती हैं। ऊर्जा माध्यम में आगे बढ़ने के बजाय एक ही जगह पर रुककर धड़कने लगती है। ऐसा लगता है जैसे लहर कहीं जा ही नहीं रही है, बस खड़ी है। इस पैटर्न में कुछ बिंदु ऐसे होते हैं जो बिल्कुल नहीं हिलते। हाँ, उन्हें निस्पंद या नोड्स कहते हैं। और कुछ बिंदु ऐसे होते हैं जहां उछाल या विस्थापन सबसे ज्यादा होता है, उन्हें प्रस्पंद या एंटी नोड्स कहते हैं। अगर हम किसी गिटार के तार को छेड़ते हैं तो बिल्कुल यही होता है। गिटार का तार दोनों सिरों पर मजबूती से बंधा होता है। क्योंकि वे सिरे हिल नहीं सकते, इसलिए वे हमेशा निस्पंद ही बनेंगे। और जब हम तार को बीच से खींचकर छोड़ते हैं तो लहरें दोनों किनारों से टकराकर वापस लौटती हैं और एक अप्रगामी तरंग का पैटर्न बना लेती हैं। और यहीं से वाद्य यंत्रों के सुरों का विज्ञान शुरू होता है। तनी हुई डोरियों में सभी गुणावृत्तियां या हार्मोनिक्स पैदा हो सकते हैं, चाहे वो सम हो या विषम। लेकिन जब हम बांसुरी या ऑर्गन पाइप जैसे हवा से बजने वाले यंत्रों की बात करते हैं तो नियम थोड़े बदल जाते हैं। हाँ, स्रोतों में ऑर्गन पाइप्स के 2 प्रकार बताए गए हैं, बंद पाइप और खुला पाइप। बंद पाइप का नियम बहुत दिलचस्प है। बिल्कुल, जो सिरा बंद है वहां हवा बिल्कुल नहीं हिल सकती, इसलिए वहां हमेशा एक निस्पंद ही बनेगा। और इस भौतिक रुकावट की वजह से बंद पाइप में केवल विषम गुणावृत्तियां ही बन पाती हैं, जैसे पहली, तीसरी, 5वीं। सम गुणावृत्तियों के बनने के लिए हवा को जैसी जगह चाहिए वो बंद सिरे की वजह से मिल ही नहीं पाती। एग्जैक्टली। वहीं दूसरी ओर जो खुला पाइप होता है, जो दोनों सिरों से खुला हो, वहां हवा आजादी से कंपन कर सकती है। इसलिए उसके दोनों सिरों पर अधिकतम विस्थापन वाले प्रस्पंद बनते हैं। इस आजादी की वजह से खुले पाइप में सभी तरह की गुणावृत्तियां पैदा हो सकती हैं। और यही कारण है कि एक बंद बांसुरी और एक खुले पाइप की आवाज की मिठास और टोन में इतना जमीन आसमान का फर्क होता है। ये सिर्फ हवा का खेल नहीं है, ये शुद्ध गणित है। संगीत के इस विज्ञान में एक और कॉन्सेप्ट है
जो अक्सर संगीतकारों को परेशान भी करता है और उनकी मदद भी करता है। विस्पंद या बीट्स। हाँ, जब लगभग समान आवृत्ति वाली दो ध्वनि तरंगें एक साथ बजती हैं तो जो आवाज पैदा होती है वो एक समान नहीं होती। उसकी तीव्रता लगातार घटती और बढ़ती रहती है। ये वही आवाज है जिसे हम गिटार या कोई भी वाद्य यंत्र ट्यून करते समय सुनते हैं ना? बिल्कुल। जब दो तारों की आवृत्तियों में बहुत मामूली सा अंतर होता है तो उनकी तरंगें कभी संपोषी अध्यारोपण करती हैं जिससे आवाज तेज हो जाती है और कभी विनाशी अध्यारोपण करती हैं जिससे आवाज धीमी हो जाती है। यानी वो जो वाव 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 की अजीब सी आवाज आती है वो किसी खराबी की वजह से नहीं है। नहीं, वो असल में विस्पंद की गणितीय घटना है और बीट की आवृत्ति निकालने का सूत्र भी सीधा सा है, दोनों आवृत्तियों का अंतर। तो जब एक संगीतकार गिटार के तार को कसता है तो वो असल में इस अंतर को कम कर रहा होता है। जैसे ही दोनों तार बिल्कुल एक ही आवृत्ति पर आ जाते हैं, अंतर शून्य हो जाता है और वाव वाव की आवाज बंद हो जाती है और एक बेहद साफ और मधुर सुर गूंज उठता है। ये कला और विज्ञान का कितना खूबसूरत संगम है। जो चीज सुनने में कला का हिस्सा लगती है उसके पीछे अप्रगामी तरंगों, नोड्स, एंटी नोड्स और विस्पंद की बहुत ही सख्त भौतिकी काम कर रही होती है। सही कहा, भौतिकी हर जगह मौजूद है। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो हमने एक बहुत ही रोमांचक सफर तय किया है। हमने शुरुआत की थी इस बुनियादी धारणा को तोड़ने से कि लहरों में चीजें बहकर आगे जाती हैं। हाँ, हमने देखा कि कैसे ऊर्जा डोमिनोज की तरह एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है। फिर हमने गणित के उस ब्लूप्रिंट को समझा जो दिशा और गति तय करता है। हमने न्यूटन की ऐतिहासिक गलती देखी और समझा कि कैसे ऊष्मा का कैद हो जाना ध्वनि की सही गति तय करता है। और अंत में हमने जाना कि कैसे टकराती हुई तरंगे शोर को संगीत में बदल देती हैं। बिल्कुल, ये सब बहुत ही अद्भुत है। लेकिन इस पूरी वैज्ञानिक यात्रा के अंत में एक ऐसा विचार है जो भौतिकी की इन किताबों से निकलकर सीधे दर्शन की दुनिया में प्रवेश। दोस्तों, हमारे पास एनसीईआरटी की साइंस की नोट्स क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक पूरी तरह उपलब्ध है। आप इन सभी पीडीएफ नोट्स का प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं और ये सभी सामग्री बहुत ही कम कीमत में प्रदान की जा रही है। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि लगभग सभी प्रतियोगी और स्कूल स्तर की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न एनसीईआरटी से ही आते हैं, इसलिए यह सामग्री आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। अगर आप ये एनसीईआरटी साइंस पीडीएफ लेना चाहते हैं तो अभी हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें। व्हाट्सएप नंबर 7739541921। आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए हम हमेशा आपके साथ हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे जरूर सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक अवश्य दें।